हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस अकाउंट्स के वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स के बारे में। दोस्तों, मैंने पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है पिछले वीडियोस में। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो जाकर जरूर चेकआउट करिएगा। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो खत्म होने के बाद लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो है हमको मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसे वीडियोस बनाने का। तो चलिए बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो यहाँ पर ये है कि व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर अकाउंटेंट्स टू एज्यूम दैट बिजनेस एंटिटी विल रिमेन अ गोइंग कंसर्न। मैंने गोइंग कंसर्न के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्यों अकाउंटेंट के लिए जरूरी होता है कि उनको गोइंग कंसर्न एजम्पशन लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर वो गोइंग कंसर्न एजम्पशन नहीं लेंगे तो वो सारे फ्यूचर के खर्चों को इसी प्रॉफिट लॉस में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान के चलो उन्होंने कोई मशीन खरीदी जिसकी एज जो है 5 ईयर्स है। अब उसमें जो भी 5 ईयर्स यूज करेंगे तो मशीन की वैल्यू तो 5 ईयर्स में डेप्रिशिएट होगी, 5 ईयर में कम होगी। तो 5 ईयर में इक्वली इक्वली मशीन की वैल्यू को प्रॉफिट लॉस में डालना चाहिए। लेकिन अगर हम गोइंग कंसर्न नहीं मानेंगे तो हम ये सोचेंगे कि बिजनेस तो इसी साल खत्म हो जाएगा, गोइंग कंसर्न तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, पूरे 5 साल की वैल्यू को, जो कि अगर मान के चलो 5 लाख होगी, उसको इसी साल में डाल देंगे। जिससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5 लाख का एक्सपेंस दिखेगा। जबकि दिखना कितना चाहिए था, 5 साल के हिसाब से 5 लाख का हर साल का होता है 1 लाख। तो 1 लाख दिखना चाहिए था, लेकिन दिखेगा 5 लाख। तो ये गड़बड़ी होती है। इसीलिए यहाँ पर अकाउंटेंट को गोइंग कंसर्न हमेशा से जो है एज्यूम करके चलना चाहिए। आंसर पढ़ते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर अकाउंटेंट टू कंसीडर दैट अ बिजनेस एंटिटी विल रिमेन अ गोइंग कंसर्न एज एन एसेट विल बी कैलकुलेटेड फॉर द प्रॉफिट इट अर्न्स along with its depreciation it is charged। है ना, जैसा कि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी एसेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, एसेट जो भी एसेट का रियलाइजेशन होगा वो तो बहुत सारे साल में होगा। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न ऐसा नहीं करेंगे तो वो सबका सब जो है एक ही अकाउंटिंग पीरियड में डाल दिया जाएगा, जो कि सही बात नहीं है। इसीलिए दोस्तों, कंटिन्यूटी होना बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और गोइंग कंसर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आ रही ना, कोई बात नहीं, जितना मैंने समझाया है उतना आप लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा, व्हेन शुड रिवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड, आर देयर एक्सेप्शन टू जनरल रूल। अब दोस्तों, यहाँ पर पहले तो आपको ये बताना है कि रेवेन्यू कब आपको बुक्स में दिखाना है, कब उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है। दूसरी बात, क्या कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन है जिसमें हम रूल के खिलाफ जाके रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज इफ राइट टू रिसीव इनकम इज एस्टेब्लिश्ड। तो यहाँ पर जो मेन हाईलाइट करने वाली बात है वो ये है कि अगर आपके पास राइट टू रिसीव इनकम है, ध्यान दीजिएगा, राइट टू रिसीव इनकम है तो ही आपको रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। अब ये राइट टू रिसीव इनकम से क्या मतलब है कि आप उस इनकम को, भले आपको अभी पैसा ना मिला हो, लेकिन इन फ्यूचर आपके पास हक है कि आप सामने वाले से उस गुड्स के बदले पैसा मांग सकते हो। इसको बोलते हैं राइट टू रिसीव इनकम। ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी सेड टू हैव एस्टेब्लिश्ड टेक प्लेस इन कैश और इन क्रेडिट। चाहे वो कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, आप जिसमें भी सेल करो, जब आपके पास राइट टू रिसीव इनकम आएगा तब आपको रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। जिसके कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर 2 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला है गुड्स दैट आर सोल्ड ऑन हायर परचेज। आपको पता है हायर परचेज क्या होता है। हायर परचेज में जो एसेट है वो तो खरीद लेता है, सामने वाला एसेट ले लेता है, लेकिन पैसे जो है वो इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं। तो जब हमको पैसे इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं, तब जब हम पहले तो एंट्री मार लेंगे कि हमने गुड्स को हायर परचेस में सेल किया, फिर जो भी इनकम आएगी उसको बाइफरकेट करेंगे, एक इंटरेस्ट में और एक सेल वैल्यू में, फिर वो दोनों की अलग अलग एंट्री पास करेंगे। तो ये हो गया एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पर जो भी अमाउंट आता है उसको हम लोग इंस्टॉलमेंट बोलते हैं और फिर उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं रिवेन्यू में। उसके बाद प्रोजेक्ट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अगर आपका कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप बिल्डिंग बना रहे हो, तो आपको जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, आपको 1 साल से तो ज़्यादा ही लग जाएगा।
अब अगर आप 1 साल से ज़्यादा बिल्डिंग बनाने में लगा दोगे, तब आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज़ कब करोगे? अगर आप उस साल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज़ नहीं करोगे, तो आपकी कंपनी लॉस दिखाएगी प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि आपका पूरा खर्चा तो आ चुका है, लेकिन आपका जो इनकम है वो तो अगले साल होगा ना। तो यहाँ पर इस केस में एक इंड एस बनाया गया है, जो कि आपको बोलता है कि आपका जितना परसेंट वर्क कंप्लीट हो चुका है, आप उतना परसेंट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो। तो ये जो है, ये भी एक एक्सेप्शंस माना जाएगा जनरल रूल का। ये था क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। बहुत ही ईज़ी, बहुत ही आपको सरलता से मैंने समझाया है। समझ नहीं आया तो वीडियो को वापस जाकर देखिए, फिर भी समझ नहीं आया तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन? बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? मैंने आपको समझाया था कि अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो, तो अगर मैं यहाँ लिख पाऊँ तो आपको लिख कर बताता हूँ, हालांकि ये माउस से लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मान के चलो आपने बैलेंस शीट बनाई, ठीक है। अब बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, एक होता है लायबिलिटी साइड, एक होता है एसेट साइड। और लायबिलिटीज में क्या लिखते हैं, जितनी भी लायबिलिटीज होती है वो, और साथ साथ वहां पर एक कैपिटल दिखाते हैं। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है यहाँ पर, और इस साइड होता है एसेट। तो अगर मैं टोटल मारूं, तो दोनों का जो टोटल है वो हमेशा सेम रहता है। तो अगर दोनों का टोटल सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट, है ना। तो ये होता है एक इक्वेशन। अगर आपको ये इक्वेशन और अच्छे से समझना है, तो चैप्टर 1 अकाउंट्स के आप वहां पर जाइए, और वहां पर इसको मैंने और डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो वही है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। लायबिलिटीज को हम क्रेडिटर्स इक्विटी भी बोलते हैं, और कैपिटल को ओनर्स इक्विटी, क्योंकि कैपिटल ओनर लगाता है और बाकी जो भी लायबिलिटी रहती है वो क्रेडिटर को पे करनी रहती है, इसलिए उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स इक्विटी। अब आ जाते हैं अपन वापस से क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? The realization concept determines when goods sent on credit to customer are to be included in the sales figure for the purpose of computing the profit or loss for the accounting period। यानी कि ये बोल रहा है कि जब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, उसमें ये बोलता है कि जब आप गुड्स को उधारी में बेचो, तब उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड टू बी यूज्ड इन प्रैक्टिस टू डिटरमाइन व्हेन टू इंक्लूड अ ट्रांजैक्शन इन द सेल्स फिगर फॉर द पीरियड? अब आपको ये पूछ रहा है कि जो नीचे आपको दिए गए ट्रांजैक्शन है, इसमें से कब आपको सेल को रिकॉग्नाइज करना है? क्या आपको डिस्पैच करते समय सेल को रिकॉग्नाइज करना है? क्या आपको इनवॉइस करते समय सेल को रिकॉग्नाइज करना है? क्या आपको डिलीवरी के बाद रिकॉग्नाइज करना है, या फिर क्या आपको जब पे होता है तब रिकॉग्नाइज करना है? अब दोस्तों, सबसे पहले बनता है इनवॉइस, उसके बाद होता है डिस्पैच, उसके बाद होता है डिलीवरी, उसके बाद होता है पेमेंट। तो जब आप गुड्स को इनवॉइस करोगे, तब आपको सेल को रिकॉग्नाइज करना है। तो यहाँ पर आंसर में देखिए, एज द गुड गेट इनवॉइस, दिस इंडिकेट दैट द कस्टमर एक्वायर द राइट टू ओन द गुड्स एज सुन एज इट इज इनवॉइस, द ट्रांजैक्शन इज इंक्लूडेड इन द सेल्स फिगर फॉर द पीरियड। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, इसके आंसर्स जो है यहाँ पर दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगी अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो। अब आते हैं दोस्तों लॉन्ग आंसर फॉर क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2। ठीक है, लॉन्ग आंसर्स में कितने क्वेश्चंस हैं? मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे छोटे ही हैं, उतने ज्यादा बड़े नहीं है, आपको इजीली समझ आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन, द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर जनरली रिफर्ड टू एज द एसेंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कमेंट। जो भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, उन सभी को हम बोलते हैं एसेंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऐसा क्यों? फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट। यानी कि जो ये स्टेटमेंट लिखा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जरूरत क्यों मानते हैं, ये क्वेश्चन है। अब उसका आंसर है, क्योंकि इससे अगर हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज करेंगे, तो हमको सबसे पहला क्या होगा, इंफॉर्मेशन इजी टू रिलाई एंड कंपेयर। हम इंफॉर्मेशन पर इजीली भरोसा कर सकते हैं और उसको कंपेयर कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैंने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सच एज गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म, ड्यूअल एस्पेक्ट, अकाउंटिंग पीरियड एक्सेट्रा आर कंसिडर व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स।
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी है ये मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी की हुई है पिछले वीडियोस में, तो पिछले वीडियोस को आप ज़रूर देखकर आइएगा। इसके बाद तीसरा, इट एंश्योर्स रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा विल बी रिकॉर्डेड, यानी कि जो भी रिलेवेंट डेटा रहता है वो रिकॉर्ड होता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। Adhering to the concept and standard ensures uniformity in accounting procedure, यानी कि जो भी अकाउंटिंग करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से तो पूरे इंडिया की जो अकाउंटिंग है वो सेम बेसिस पर होगी, जिससे आपको यूनिफॉर्मिटी होगी और अकाउंट्स को पढ़ने में इजीनेस मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर एक ही अकाउंटेंट बहुत सारे इंडस्ट्री की एंट्री कर रहा है तो वहां पर एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को हर एंटिटी में फॉलो कर सकता है। अब दोस्तों अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने के बाद यहाँ पर अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाती है और बेटर डिसीजन मेकिंग होती है बिजनेस की। तो ये था दोस्तों 5 या 6 पॉइंट जो मैंने आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बेनिफिट बताया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट अ कंसिस्टेंट बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। आपको अकाउंटिंग को कंसिस्टेंट रखना क्यों जरूरी है? कंसिस्टेंट का मतलब है सेम अकाउंटिंग पॉलिसी कैरी फॉरवर्ड करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। कंसिस्टेंसी शुड बी मेंटेन फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज financial statements are used to compare performance of an organization with competitors and also self, so it is easier to access if statements are prepared maintaining consistency। अगर दोस्तों हम कंसिस्टेंसी के साथ अकाउंट को बनाएंगे तो हम अपने कॉम्पिटिटर के साथ इजीली कंपेयर कर पाएंगे। अगर हम एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी लगाते हैं तो हमको कोई भी टेंशन नहीं होगा बाद में कि उसने ये अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई थी, हमने ये अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई थी, इसलिए हम लोग का प्रॉफिट कम आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो है यहाँ पर कंसिस्टेंटली अगर आप एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी मेंटेन करोगे तो उससे आपको कॉम्पिटिटर या फिर खुद से अगर आपको कंपेयर करना है तो ये बहुत ज़्यादा ईजी होगा। अब दोस्तों यहाँ पर कंसिस्टेंट मेथड बनाने से आप 2 साल के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 का अकाउंट बनाया जिसमें आपने डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से लिया था, स्ट्रेट लाइन मेथड से लिया था। अगर आपको नहीं पता एसएलएम क्या होता है, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन जब डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा एसएलएम क्या होता है, डब्ल्यूडीवी क्या होता है, सब बताएंगे। तो मान के चलो पहले उन्होंने डेप्रिसिएशन को एसएलएम मेथड से लगाया था और दूसरे साल उन्होंने एसएलएम मेथड को ही लगाया। अब क्या होगा कि वो दोनों जो ईयर के अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो कंपेरेबल हो गए, क्योंकि दोनों में एक ही मेथड यूज किया गया है, तो इससे उनको इजी हो जाता है कंपेयर करने में। और यहाँ पर एलिमिनेट्स एनी पर्सनल बायस दैट मेक रिपोर्ट्स मोर कंपेरेबल। पर्सनल बायस को हटाने में काम आता है। वो होता क्या है कि 2 मेथड है मान के चलो, एक मेथड से आपका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है और एक मेथड से आपका प्रॉफिट कम आ रहा है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली वो मेथड लगाओगे तो आप चेंज नहीं कर सकते, जिससे आपकी बायसनेस दूर हो जाएगी। तो ये भी एक फायदा है यहाँ पर। रिजल्ट विल बिकम इनकंसिस्टेंट इफ डिफरेंट प्रिंसिपल्स आर फॉलो, और रिजल्ट भी आपका खराब हो जाएगा अगर आप बार बार कंसिस्टेंसी को चेंज करोगे। तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने कि क्यों हमें कंसिस्टेंट बेसिस पे अकाउंटिंग करनी चाहिए। इसके बाद discuss the concept based on the premise do not anticipate profits but provide for all the losses। अगर आपको याद हो तो इस अप्रोच को कुछ नाम दिया गया था कि आपको इसको बोलते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो भी एक्सपेक्टेड लॉस होते हैं ना उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होते हैं ना उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड्स नहीं करते। तो ये मैंने आपको इसके पार्ट 1 में बताया था, शायद तक पार्ट 1 आप जाकर देखोगे तो आपको जरूर समझ आएगा। पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया था कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसको हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी बोलते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। It has following consideration. Income should be calculated properly so that profits are not overestimated. Profits को overestimate नहीं करना है। As profit is not calculated in excess, it prevents dividend distribution from capital. अगर हम प्रॉफिट एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लेंगे तो हो सकता है कि हम डिविडेंड ज्यादा दे दें, तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट अगर ओवर एक्सीड नहीं है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहीं ना कहीं हम कम करेंगे।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाएंगे, जिससे क्या होगा, अगर फ्यूचर में किसी ने हमें पैसा नहीं दिया तो वो इस साल के में रिकॉर्ड होगा, उस साल के अकाउंटिंग स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। जिस साल की सेल थी उस साल के अकाउंटिंग स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा। स्टॉक्स को हम यहाँ फिर कॉस्ट पे करेंगे या तो मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, यानी कि लोअर साइड पे ही कॉस्ट को वैल्यू करेंगे, हायर साइड पे नहीं। अगर हमने खरीदा था 100 रुपए में लेकिन मार्केट प्राइस 110 हो गई तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने खरीदा था 100 रुपए में, मार्केट प्राइस 90 हो गई, तो विच एवरेज लोअर लोअर साइड पे रिकॉर्ड करना है। इनटेंजिबल एसेट शुड बी अकाउंटेड, जो भी इनटेंजिबल एसेट है जैसे कि गुडविल हो गया, अगर आपको नहीं पता गुडविल क्या होता है कोई डरने की बात नहीं है, मैं समझाऊंगा बाद में। सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारी चीजें इंटेंजिबल एसेट्स में आती है, तो इनकी भी अकाउंटिंग हमको करनी है और ये हमको अनसर्टेनिटी इन बिजनेस से भी बचाता है। तो ये 6 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि आपको इसमें आंसर क्या लिखना है। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही इसके आंसर की तरफ जाइएगा। इसके बाद आते हैं व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाई शुड अ बिजनेस कंसर्न फॉलो दिस कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट यानी कि जिस साल का रिवेन्यू है उसी साल का लॉस मतलब एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होना चाहिए। जिस साल का इनकम है उस साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आप इनकम को एक साल में रिकॉर्ड कर रहे हो लेकिन 2 साल के एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दे रहे हो एक साथ, तो वो गलत है, तो वो मैचिंग प्रिंसिपल नहीं है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एक्सपेंस दैट आर इनकर्ड इन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच विद द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड। सिंपल है, thus all expenses for that accounting period whether or not paid during the year, all revenue whether earned or not during the year should be considered to calculate profit and loss। सिंपल है, बिजनेस कंसर्न शुड फॉलो दिस कॉन्सेप्ट एज मैचिंग कॉन्सेप्ट पोर्ट्रेज द एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटस। इससे हमें एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटस चलता है क्योंकि हम इनकम और एक्सपेंस दोनों एक ही साल का ले रहे हैं। एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आर मैच, द प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉट ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड। प्रॉफिट लॉस आपका ओवरस्टेट भी नहीं होगा, अंडरस्टेट भी नहीं होगा, हमेशा सही रहेगा। Expenditure of capital asset with span over a period cannot be determined in one accounting period. Depreciation as an expense can be more suitable towards calculating business profit। कैपिटल एसेट जो होती है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक एसेट मैंने 5 लाख में खरीदी, 5 साल उसकी लाइफ है, तो मैं हर साल 1-1 लाख रुपए डालूंगा। तो इससे क्या होता है कि जिस ईयर का एक्सपेंस है वो उसी ईयर में रिकॉर्ड हो रहा है, तो यही बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा इट एंश्योर्स ट्रांजैक्शन ऑकरिंग इन वन अकाउंटिंग पीरियड ऑल्दो रियलाइज्ड इन अनदर अकाउंटिंग पीरियड विल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर अकाउंटिंग पीरियड इन व्हिच इट इज ऑकर्ड। यानी कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जो एक अकाउंटिंग पीरियड में हुआ है किसी दूसरे अकाउंटिंग पीरियड के लिए, तो वो दूसरे अकाउंटिंग पीरियड के लिए ही रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी अपने बिजनेस के लिए, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी समझ लीजिए दिसंबर में, ठीक है, आपका ईयर एंड होता है मार्च में, तो उस साल आपने फुल पॉलिसी का पैसा दे दिया 1 साल का। अब आपने कितने साल यूज किया पॉलिसी को, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना। आपने 4 महीना यूज किया पॉलिसी और बाकी के जो 8 महीना थे वो तो अभी पेंडिंग है, करेक्ट है। तो जो 8 महीने पेंडिंग है वो तो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, क्योंकि हमने 8 महीने का पैसा तो इसी साल भर दिया था ना, तो हम उसको इस साल के प्रॉफिट लॉस में पूरा नहीं डालेंगे। इस साल के प्रॉफिट लॉस में खाली 4 महीने का खर्चा डालेंगे, बाकी का जो 8 महीने का खर्चा बचेगा उसको हम नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट लॉस में डालेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, करेक्ट है। आखिरी जो है वो है व्हाट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, which one factor can make it difficult to compare the monetary value of one year with the monetary value of another year। अब मॉनेटरी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं कि जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व होता है उसी एंट्रीज को हमें मारना है, और जहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता उस एंट्री को हमें नहीं मारना है। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, दोज ट्रांजैक्शन इन इवेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स should only be considered for recording in the accounting books। Also it states that the monetary value of the unit sold should be considered and not physical unit। आपको ये नहीं लिखना है कि मेरे पास 100 गुड्स है, मेरे पास 150 गुड्स है, मेरे पास 200 गुड्स है, आपको ये लिखना है कि कितने रुपए के गुड्स है। इसलिए आपको जो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट लगाना है। वन फैक्टर दैट इंपैक्ट्स मेजरमेंट इज दैट वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट एवरी ईयर। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में पूछा है एक ऐसा फैक्टर बताइए जो जिसकी वजह से मॉनेटरी वैल्यूज चेंज होती।
अब दोस्तों होता क्या है कि प्राइस हर समय फ्लक्चुएट होते रहती है, रुपए की वैल्यू कभी बढ़ती है कभी घटती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर प्राइस फ्लक्चुएशन आता है। तो हो सकता है कि 10 साल पहले जो 5,000 का हो, आज वो चीज 25,000 का हो जाए। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए और इसको देखते हुए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपको लगाना चाहिए कि टू टाइम पीरियड में हमेशा जो है मनी की वैल्यू डिफर करती है। ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए आपके डाउट, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे टेक वीडियोस, टेक नहीं, एजुकेशन और टेक वीडियोस आगे लेकर आता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।